हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी विथ मास्टर में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियों से जुड़ा हुआ एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। तो ये उसी का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें क्या है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कुछ नदियां जो छूट गई हैं उनके बारे में हम इसमें बता रहे हैं। तो इसमें देखिए, नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी जिसको अब क्या इसका नाम हो गया है, सरयू नदी हो गया है। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से है। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो है तिब्बत में मानसरोवर के समीप भारचाचुंगर मिनद राक्षस ताल। मतलब जो तिब्बत में भारचाचुंगर मिनद राक्षस ताल है उसके समीप मानसरोवर के पास से इसका उद्गम स्थल है। फिर उसके बाद में आता है कि यह कहाँ कहाँ से हो करके यह नदी गुजरती है। तो यह जो नदी है वो नेपाल और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। मतलब कि ये क्या करती है, ये नदी नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है और उसके बाद में जा कर के गंगा नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इस नदी की जो लंबाई है वो है 1080 किलोमीटर। फिर उसके बाद में आता है कि इसका अपवाह क्षेत्र कितना है। मतलब कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, ये कितने क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,27,950 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद में आता है अंत। मतलब ये कहाँ जा कर के अंत हो जाती है, किस नदी में जा कर के यह मिल जाती है। तो यह जो है ये छपरा के निकट गंगा नदी में जा कर के मिल जाती है। छपरा के निकट का मतलब ये क्या होता है, ये छपरा जो है ये बिहार का एक ज़िला है। तो उसके पास, मतलब ये छपरा में जा कर के नहीं, उसके पास ही क्या करती है, ये गंगा नदी में जा कर के मिल जाती है। फिर उसके बाद में आता है इसकी जो सहायक नदियाँ, मतलब इसमें कौन कौन सी नदियाँ आ कर के मिलती हैं। तो वो है राप्ती, शारदा, छोटी गंडक। मतलब ये तीनों नदियाँ आ कर के घाघरा नदी में मिलती हैं। फिर उसके बाद में अब देखते हैं इस नदी पर कौन से मुख्य बांध बने हुए हैं। तो इस पर जो मुख्य बांध है वो है घाघरा बांध। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा शारदा नदी, जिसको हम काली नदी भी कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं इसका उद्गम कहाँ है। तो इसका जो उद्गम है वो है तिब्बत के समीप पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से। मतलब कि ये क्या है, तिब्बत के सीमांत में, मतलब जहाँ तिब्बत का क्षेत्र खत्म होता है उसके बाद जो पूर्वोत्तर में, पूर्व और उत्तर दिशा में जो कुमायूं है, कुमायूं हिमालय है, उसके पास मिनाप हिमनद से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में आते हैं कि यह कहाँ कहाँ से होकर के यह नदी बहती है। तो यह नदी जो है यह उत्तराखंड से होकर के बहती है। उसके बाद में है इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई जो है वो है 480 किलोमीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसका क्षेत्रफल, मतलब यह कितने क्षेत्रफल में यह फैली हुई है। तो इसकी जो लंबाई देख लीजिए 480 है, और इसका अंत जो है, मतलब ये इसका जो फैलाव है यही इसका क्या है, क्षेत्रफल भी है। अंत में है कि यह बहराम घाट के समीप घाघरा नदी, जो अभी हम बताए हैं जिसको हम सरयू नदी भी कहते हैं, उसी नदी में ये जा कर के मिल जाती है। फिर उसके बाद में आता है इसकी सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं धर्या, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, हिमनद चौका, दहावर और सुहेली। ये सभी क्या हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद आता है इस नदी पर बने हुए बांध। तो इस नदी पर जो बांध बने हैं उसमें से एक बांध है जो है शारदा बांध। आगे बढ़ते हैं। अब है गंडक नदी। तो गंडक नदी के बारे में पढ़ते हैं, इसका उद्गम कहाँ से है। इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से है। मतलब कि तिब्बत जो है, और तिब्बत और नेपाल इन दोनों की सीमा पर जो धौलागिरी पर्वत श्रेणी है वहाँ से इसका उद्गम है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि यह नदी कहाँ कहाँ से होकर के बहती है। तो इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो नेपाल में शालिग्रामी नाम से, उत्तर प्रदेश, बिहार, मतलब नेपाल में इस नदी को हम क्या कहते हैं, शालिग्रामी कहते हैं। फिर यह आती है उत्तर प्रदेश, बिहार की सीमा रेखा और बिहार का मैदानी क्षेत्र, मतलब इसमें इसका फैलाव है। तो इसको आप एक मिनट समझ जाइए। जैसे ये नदी क्या है कि नेपाल और तिब्बत की सीमा से इसका उद्गम होता है और वहाँ से ये निकलती है नेपाल से होते हुए। तो नेपाल में इसको शालिग्रामी कहते हैं। फिर उसके बाद यह नेपाल से जब बाहर आती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का यह निर्धारण करती है, और ये क्या करती है, ये बिहार के मैदानी क्षेत्र में बहने लगती है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि इसी नदी में, जैसे
भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे प्रिय जो पत्थर था जिसको हम कहते हैं शालिग्राम, वो इसी नदी में पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण सबसे प्रिय जो एक काले कलर का होता है, आप कभी देखते होंगे किसी के घर में अगर पूजा वगैरह हो रहा है तो उसमें एक काले कलर का पत्थर होता है जिसको दूध से नहलाया जाता है, उसको पूजा किया जाता है, तो वही क्या होता है, शालिग्राम। तो वो इस नदी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो 300 किलोमीटर भारत में इसकी बताई गई है। भारत से बाहर ये नहीं बताया गया है, मतलब ये भारत में इसकी लंबाई जो है वो 300 किलोमीटर है। फिर उसके बाद में इसका क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में यह नदी फैली हुई है, तो वो है 46,300। ये पूरा है भारत और भारत से बाहर का मिला करके, तथा भारत में इसका जो क्षेत्रफल है वो 7,620 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, आगे इसका अंत, मतलब यह नदी कहाँ जा कर के समाप्त हो जाती है, तो ये जो नदी है यह पटना के समीप गंगा नदी में जा कर के यह नदी मिल जाती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी सहायक नदियाँ, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो इसकी जो सहायक नदी है वो है काली गंडक है, त्रिशूली गंगा है, ये दोनों नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में आता है इस नदी पर मुख्य बांध कौन कौन से बने हुए हैं, तो इस नदी पर मुख्य बांध है त्रिवेणी के निकट बैराज। ये जो है त्रिवेणी के निकट बैराज, ये जो बांध बना है ये बांध आपका बिहार में बना हुआ है। और बिहार में एक जगह है, आप लोगों ने बिहार में एक टाइगर रिजर्व का नाम सुने होंगे जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो इसी टाइगर रिजर्व के पास वाल्मीकि नगर एक स्थान है, वहीं पर यह बैराज बना हुआ है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, आगे है राप्ती नदी। तो राप्ती नदी देखते हैं इसके बारे में, इसका उद्गम स्थल, तो जो इसका उद्गम स्थल है वो रुकुमकोट नेपाल, मतलब नेपाल में एक स्थान है रुकुमकोट, वहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। फिर यह नदी कहाँ कहाँ से हो करके बहती है, तो ये जो नदी है यह उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए यह नदी बहती है, और इसी नदी के किनारे आपका गोरखपुर शहर बसा हुआ है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है वो है 640 किलोमीटर। उसके बाद इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो पूरा मिला करके, मतलब कि भारत से बाहर जो नेपाल में है या और जो भारत से बाहर इसका जो क्षेत्र है वो पूरा मिला करके इसका कुल क्षेत्रफल है 46,300 किलोमीटर स्क्वायर, तथा जो भारत में है वो भारत में 7,620 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसका अंत कहाँ है, ये कहाँ जा कर के किसी दूसरे नदी में मिल जाती है, तो ये बरहस के समीप घाघरा नदी में ये जा कर के मिल जाती है, और उसी घाघरा नदी को हम क्या कहते हैं, सरयू नदी कहते हैं। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं चंबल नदी। अब चंबल नदी के बारे में देखते हैं, ये देखिए इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम जो स्थल है ये मध्य प्रदेश के मऊ के समीप विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। मतलब ये जो नदी है, यह नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये आकर के क्या करती है, ये उत्तर प्रदेश में होते हुए कहाँ ये आकर, अच्छा एक चीज़ आपको ये बता दें कि ये जो चंबल नदी है, ये नदी जा कर के आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि यह यमुना नदी में जा कर के मिलती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ से ये हो कर के यह बहती है, तो यह है मध्य प्रदेश के धार, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम तथा मंदसौर जनपद तथा मुरैना जनपद की उत्तरी सीमा, मतलब ये जो जनपद है, जो ज़िले हैं मंदसौर तथा मुरैना जनपद, इनके उत्तरी सीमा से राजस्थान के कोटा से, बूंदी से और धौलपुर जनपद से होते हुए ये नदी बहती है। फिर उसके बाद में इसकी जो लंबाई है वो है 966 किलोमीटर, और इसका पूरा क्षेत्रफल जो है वो, इसका पूरा क्षेत्रफल 1,43,227 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसका अंत ये कहाँ जा कर के नदी में मिलती है, तो ये है इटावा के पास जा कर के यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सहायक नदियाँ, तो इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है नेवाज, क्षिप्रा, दूधकाली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास।
जो शिप्रा नदी है इसके पास कौन सा धार्मिक स्थल है, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। इस नदी पर बने हुए मुख्य बांध, तो इस पर जो मुख्य बांध जो बने हैं वो है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर। ये जवाहर सागर जो है ये राजस्थान में बना हुआ है। अब देखिए, इसमें राणा प्रताप सागर जो बांध बना हुआ ये जरूर आपका किसी न किसी परीक्षा में ये जरूर प्रश्न पूछता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि जो राणा प्रताप सागर बांध है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बेतवा नदी। अब बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। तो बेतवा नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम है रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के समीप विंध्य पर्वतमाला कुमरा गांव में इसका उद्गम स्थल है। मतलब जो मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां हैं, इसी पर्वत की श्रेणियां से कुछ नदियों का उद्गम होता है। और ये नदियां आप जैसे देखेंगे कि हमेशा इनमें पानी नहीं रहता है, कभी कभी इनमें पानी होता है। पानी तब होता है जब जैसे बारिश का मौसम होता है तो इन नदियों में पानी आता है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि अब ये किस किस क्षेत्र से होकर के यह नदी बहती है। तो ये जो नदी है यह भोपाल, विदिशा, गुना, टीकमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, ललितपुर, ललितपुर आपका यूपी में आ गया, झांसी यूपी में है, हमीरपुर ये भी उत्तर प्रदेश, मतलब कि मध्य प्रदेश में भोपाल, विदिशा, गुना, टीकमगढ़ इनसे होकर के मध्य प्रदेश में इनसे होकर के तथा उत्तर प्रदेश में ललितपुर, झांसी, हमीरपुर इनसे होकर के यह नदी बहती है। उसके बाद आगे है इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर और इसका क्या है अपवाह क्षेत्र, मतलब कितने क्षेत्रफल में यह नदी फैली हुई है। तो जो इसका अपवाह क्षेत्र है, क्षेत्रफल है इसका, ये वो है 45,580 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। अब इसका अंत कहाँ जा कर के यह नदी समाप्त हो जाती है या किसी दूसरे नदी में मिल जाती है, तो यह नदी है हमीरपुर के समीप यमुना नदी में जा कर के यह नदी मिल जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसकी सहायक नदियाँ। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो इसकी जो सहायक नदी है वो है धसान और बीना, ये दोनों इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में आता है इस नदी पर बने हुए मुख्य बांध। तो इस नदी पर जो मुख्य बांध बने हुए हैं वो है माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में। ये देखिए माता टीला परियोजना के बारे में भी पूछता है, तो इसके बारे में आपसे पूछ देगा कि माता टीला बांध कहाँ पर बना हुआ है, किस नदी में बना है, तो यह उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में आता है केन नदी। तो केन नदी के बारे में देखते हैं। ये है इसका उद्गम स्थल। इसका जो उद्गम स्थल है वो सतना जनपद, सतना जो है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, इसके कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। तो सतना जिला में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ, उसी कैमूर की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से यह नदी निकलती है। अब इसका क्षेत्रफल, ये कहाँ कहाँ से होकर के यह नदी बहती है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि यह है मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश से होकर के यह नदी बहती है। उसके बाद देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। इस नदी की लंबाई है वो है 360 किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 28,224 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, आपको बता दें अपवाह क्षेत्र का मतलब आपको हम एक तरीके से बता देते हैं कि ये जो नदी है इस नदी के पानी का हम प्रयोग या इस नदी का क्षेत्रफल या ये नदी का पानी कहाँ कहाँ कितने दूर के क्षेत्रफल में पहुँच जाता है, वही हमारा क्या है अपवाह क्षेत्र है। तो वही इसका अपवाह जो क्षेत्र है वो है 28,224 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका अंत क्या है, इस नदी का अंत वो है चिल्ला, बांदा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। और बांदा कहाँ है आपका, यूपी में है। अब देखते हैं सोन नदी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वर्ण नदी भी कहते हैं। इसका है उद्गम स्थल। तो इसका जो उद्गम स्थल है उसके बारे में हम देखते हैं कि यह अमरकंटक की पहाड़ी में सोनभद्र जनपद से इसका उद्गम होता है। और सोनभद्र जनपद जो है वो है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जनपद के अमरकंटक की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। और इसका क्षेत्र है जो कहाँ कितने कितने क्षेत्र से ये बहती हुई जाती है, तो यह नदी जो है यह मध्य प्रदेश के सीधी, मतलब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके सीधा ये बहती हुई रीवा जनपद, जो
मध्य प्रदेश में है, तथा बिहार के पलामू, औरंगाबाद तथा भोजपुर जनपद से होकर के यह नदी बहती है। उसके बाद इसकी लंबाई, इस नदी की लंबाई कितनी है? तो इस नदी की जो लंबाई है वो है 784 किलोमीटर। उसके बाद में आता है इस नदी का अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र हम आपको अभी बता चुके हैं कि किसी नदी के जल का जो क्षेत्रफल या किसी नदी का जल कितने दूर तक फैल जाता है या कितने दूर तक उस नदी का बहाव है, वो उस नदी का क्या होता है? अपवाह क्षेत्र कहलाता है। तो वही इसका अपवाह जो क्षेत्र है वो है आपका 71,259 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद में आते हैं हम अंत में, इस नदी का अंत क्या है? तो इस नदी का जो अंत है वो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के दक्षिणी भाग से होती हुई पटना से पूर्व गंगा नदी में यह नदी मिल जाती है। मतलब ये क्या है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले से निकलती है और मध्य प्रदेश के सीधा बहते हुए रीवा जनपद से हो करके बिहार के पलामू, औरंगाबाद, भोजपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर के दक्षिणी भाग से होते हुए यह नदी पटना के पहले, मतलब पटना अभी न पहुँचे, पटना से पहले ही जो गंगा नदी है उस गंगा नदी में जा कर के यह नदी मिल जाती है। उसके बाद में है इसकी सहायक नदियाँ। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है महानदी, बांस, गोफ्त, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल और कंहर, घघर। ये सभी क्या हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इस नदी पे कौन सा मुख्य बांध बना हुआ है? तो जो इस नदी पर मुख्य बांध बना है वो है डेहरी में सिंचाई, मतलब डेहरी में सिंचाई के लिए एक बांध बनाया गया है। फिर बरास बाढ़ एक बांध है, सागर बांध ये भी बांध है, रिहंद पर रिहंद बांध ये भी, रिहंद देखिए रिहंद का उस रिहंद नदी का इस पे आ गया है, रिहंद नदी पे एक बांध बना है उसको कहते हैं हम रिहंद बांध। अब देखते हैं देखिए जैसे कि हम स्वर्ण नदी के बारे में आपको बता चुके हैं दोस्तों, इसका सभी हम आपको अभी बताए हैं। उद्गम स्थल हुआ, प्रमुख क्षेत्रफल कहाँ कहाँ से ये होकर के बहती है, लंबाई इसका है कितना, इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, अपवाह क्षेत्र के बारे में भी बता दिए। फिर उसके बाद में इसमें आया था इसका अंत कहाँ है, उसके बाद में आ जाता है आपका इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, फिर उसके बाद में इस पर कौन कौन से मुख्य बांध बने हुए हैं। तो ये सभी अब आपको जितने भी ये टॉपिक जो बताए गए हैं, जैसे इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें भी नदियों के बारे में कुछ उत्तर प्रदेश की जो मुख्य नदियाँ उनके संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम बताए थे। फिर ये उसी का ये दूसरा भाग है, इसमें भी हम क्या है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में हम आपको बताए हैं। तो ये है आपके उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियों का, ये 2 वीडियो में आपकी जितने भी उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियाँ हैं वो पूरे के पूरे इस 2 वीडियो में कवर हो गई हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हम और भी जितने उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको लेकर के हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और इन वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी, ताकि जो परीक्षाएं आपकी होंगी उस परीक्षा में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। जो टॉपिक आपको परीक्षा में पूछता है उसी टॉपिक से जुड़े हुए हम आपको वीडियो प्रस्तुत कराते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को अब क्या करते हैं, बंद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।